गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 1 भाषा का अध्ययन करेंगे। भाषा क्या होती है? आप जानते हो भाषा क्या होती है? जो मैं बोल रही हूँ, आप किसी से बात करते हो, ये सब क्या है? भाषा ही है। अब आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो एक चित्र दिया गया है। उस चित्र में एक औरत है और एक बच्चा है। तो बच्चा कह रहा है, मम्मी आप क्या बना रही हो? तो जो मम्मी है वो बोलती है, बेटा मैं आपके लिए पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है? भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब एक दूसरे से बात करना, अपने मन की बात को कहना, दूसरे की बात को सुनना, ये सब क्या है? भाषा ही है। ऊपर बने चित्र में बच्चा अपनी मम्मी से बोलकर पूछ रहा है तथा उसकी मम्मी सुनकर उसकी बात का जवाब दे रही है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है। बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझता है, फिर उत्तर देता है। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। समझ में आया बच्चों आपको कि यदि मैं आपको अब यह पाठ पढ़ा रही हूँ तो इसके लिए मुझे आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, बोलकर बता रही हूँ और आप इन बातों को सुन रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पे किसका आदान प्रदान हो रहा है? ये सब किससे हो रहा है? भाषा से ही हो रहा है। यानी कि विचार, मैं अपने विचार आपको दे रही हूँ और आप मेरे विचारों को सुन रहे हो। तो ये क्या होगा? यह सब भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा माध्यम है किसका? अपनी बातों को कहने का या दूसरी की बातों को समझने का या सुनने का। तो क्या हो गया ये? और हम अपनी बात को एक तो बोलकर और या फिर लिखकर समझा सकते हैं। तो भाषा के माध्यम क्या है? लिखकर या बोलकर। तो भाषा के दो रूप हैं, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक का मतलब बोलकर बताना और लिखित का मतलब है लिखकर बताना। कुछ लोग इशारे से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। पशु पक्षी भी अपनी बोली में एक दूसरे से बात करते हैं, परंतु जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती है। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये क्या हो गई? भाषा की परिभाषा कि जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक दूसरे से कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यह परिभाषा आपको याद करनी है। अब आता है भाषा के प्रकार की भाषा के प्रकार कितने हैं? अभी मैंने बताया था कि भाषा के दो प्रकार है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, मूल रूप से 2 ही होते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन आपकी पुस्तक में 3 बताए गए हैं। इसमें एक सांकेतिक भाषा को भी बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। आपकी पुस्तक में देखोगे तो चित्र दे रखे हैं। हम जो कुछ बोलकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरा उसको सुनकर समझता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि इसमें हमें बोलना पड़ता है। तो जो मुंह से बोला हुआ क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगा। दूसरा होता है लिखित भाषा। हम जो कुछ लिखकर व्यक्त करते हैं तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको कि यदि हमने कुछ बोला और दूसरे ने उसको सुना तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। और लिखित भाषा में क्या होता है? मैंने कुछ लिखा और आपने उसको पढ़ा, तो वहाँ पे माध्यम क्या हो गया? लिखित माध्यम हो गया। अब आता है सांकेतिक भाषा। हम जो कुछ संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं और दूसरा उसे देखकर समझता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में देखोगे, बच्चा सो रहा है और मुर्गा सुबह सुबह कुकड़ू बाग लगाता है, तो वो एक क्या हो गया? संकेत हो गया कि अब हमें उठना है। इसी प्रकार जब हम रेलगाड़ी को देखते हैं तो उसमें जो गार्ड होता है कभी हरी और लाल झंडी को दिखाता है, तो वो संकेत है, एक माध्यम है वह कि लाल झंडी दिखाई तो रेल को रुकना है, हरी झंडी दिखाई तो उसको जाना है। तो ये हो गया सांकेतिक भाषा। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न भाषाएं की कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी,
गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, केरल में मलयालम, असम में असमिया और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि अलग अलग प्रांत की जो भाषा है वह अलग अलग है। अब है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है तो वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है तो आपका जवाब क्या होगा? हिंदी। तो हमारे भारत देश की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है। अब है लिपि, और जो हिंदी है उसको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लिपि, हर भाषा को लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। लिखने का यह तरीका लिपि कहलाता है। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जा रहा है उसी को हम लिपि कहते हैं। अब आपकी पुस्तक में कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां दे रखी हैं। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। और उर्दू की लिपि होती है फारसी। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी लिपि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी और संस्कृत की लिपि समान है, वह देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। अब है इसमें आपका ये पाठ भाषा यहीं समाप्त हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। एक बार मैं बात समझा दे देती हूँ आपको। आपकी पुस्तक में दे रखा है कि आओ दोहराएं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। अपने विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक बार रिकॉल हो रहा है, रिवाइज हो रहा है चीज़। ठीक है, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा है। भाषा के 3 प्रकार हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। ये हम सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर है प्रत्येक राष्ट्र की एक अपनी भाषा होती है। हमारे राष्ट्र की भाषा क्या है? हमारे राष्ट्र यानी हमारा राष्ट्र कौन सा है? भारत। और भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। प्रत्येक भाषा को लिखने के अलग अलग तरीकों लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? कि जो भी हम लिख रहे हैं, जो जिस भाषा को लिख रहे हैं उसको लिखने का एक तरीका होता है और उस तरीके को हम लिपि कहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया, यदि कुछ डाउट्स हैं तो इस पाठ को एक बार अपनी पुस्तक से स्वयं पढ़िएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपका इस पाठ का जो वर्क है वो आपको PDF में आएगा। उसको आपको हिंदी की कॉपी में ही आगे आपको नीलमणि जो पुस्तक है उसका होमवर्क करना है। और व्याकरण का जो भाग है उसको आपकी कॉपी के दूसरे पार्ट में, अलग अलग कॉपी इसकी नहीं बनानी है, हिंदी की एक ही कॉपी बनानी है और सुंदर और स्वच्छ करना है उसको, और साथ ही साथ उसको याद भी करना है। तो आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।